नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स से, जो कि करंट अफेयर्स हम लोग अभी शुरू किए हुए हैं। तो करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से। रोज़ एक क्लास आप लोग को दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लेकर, जहाँ पर जीएस का, जीके का, जनरल अवेयरनेस का, ये सब सारा क्वेश्चन आपसे जो हाँ पूछा जाता है, जो कि सिलेबस के पार्ट में आपको दिया गया है। तो आप क्या करें कि करंट अफेयर्स को रोज कंटिन्यू करें, क्योंकि एक यही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको आपको रोज पढ़ना होता है, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ नया न्यूज़ में ऐड होता है। जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं आया है, तब तक आपको करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहना है। ये नहीं कि आपने एक किताब उठाया, उसको आपने रट लिया तो ख़त्म हो गया, नहीं। आपको रोज रोज क्या करना, उसको रिवीजन करना है। तो इससे अच्छा है कि आप किताब भी पढ़ें, वो भी सही है, वन लाइनर का भी कोई बुक ले सकते हैं। प्लस अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न जो चेंज होता है, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहले क्या था कि वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता था, आप जल्दी से टिक कर लेते थे और आगे निकल जाते थे। ये चीज़ अब नहीं है। अब क्या है कि वन लाइनर तो पूछा ही जा रहा है, प्लस अब जो संख्या जो क्वेश्चन की बढ़ गई है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बढ़ गई। तो जैसे आपने बीपीएससी में देखा G20 पूछा जाता, तो G20 में भी दो तीन स्टेटमेंट दिया जा रहा है। जैसे हमने ब्रिक्स की बात की, तो ब्रिक्स में भी आपसे दो तीन स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा। उस तरह से जितनी भी जानकारी आपको दिया जाता है, तो आप ध्यान रखें कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय विषय हो गया, या कोई भी जो समाचार में है, जो सुर्खियों में है, जो न्यूज़ में है, चाहे वो मतलब सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड, जो आप हम आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड हो, आप जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, तो वो सारी जानकारी आपको क्या करनी है, हर एक एंगल से आपको देखना है। आपको अनुच्छेद के वैसे वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसके अनुच्छेद के बारे में, जैसे अभी जो हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धंग, उन्होंने डिजाइन दिया था, तभी नए वाइस प्रेसिडेंट बने। तो आपको हर एक एंगल से देखना कौन से अनुच्छेद में वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है, कौन से अनुच्छेद से उनको आपको हटाया जा सकता है, कौन से आर्टिकल से, किन से उनको अपॉइंट किया जाता है, क्या उनका सैलरी हो सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है उनके मतलब अपॉइंटमेंट को लेकर, उस पोस्ट के अपॉइंटमेंट को लेकर। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना। इससे क्या होता है, आपका जीएस का पोर्शन भी रिवाइज होता है, प्लस क्या होता है, इससे आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन भी रिवाइज होता है। तो जीके जीएस आपका साथ साथ रिवीजन हो रहा है, इसलिए करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है, हम लोग लेकर आए हैं, जिससे क्या हो, आपको किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी को कंटिन्यू आज करते हैं। आज हमारा क्या है, कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। अभी क्या हो रहा है कि जो लद्दाख में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। अब ओनम सांगचुक जो एक बोल सकते हैं कि वहाँ के एक एक्टिविस्ट हैं, जो कि मतलब क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट उनको बोला जाता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी है, बात भी उन्होंने किया, बहुत सारा आंदोलन भी उन्होंने किया है लोगों के साथ मिलकर। तो अभी लद्दाख में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि सिक्स शेड्यूल को लेकर। लद्दाख अभी क्या आप जानते हैं, लद्दाख क्या था, एक पहले जम्मू कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सरकार ने क्या किया कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक एक्ट आया था, उसमें 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट दिया। जो यूनियन टेरिटरी में, जिसमें कि एक जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर भी दिया गया कि आप वहाँ पर चीफ मिनिस्टर, जैसे आप देखेंगे अमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर वहाँ पर बने हैं, तो चीफ मिनिस्टर भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर बना सकते हैं। आपका एक अपना लेजिस्लेचर होगा, अपना पूरा विधायक होगा। लेकिन लद्दाख में इस तरह का सिस्टम नहीं दिया गया। वहाँ पर क्या है कि जो पूरा जो रेगुलेशन किया जाएगा, पूरा जो गवर्न गवर्न किया जाएगा, वो मतलब सेंट्रल के द्वारा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जो मतलब राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा पूरा नियंत्रण, पूरा बोल सकते हैं कंट्रोल आपको रहता है। तो इस पर बहुत सारा विवाद भी चला कि लद्दाख को भी एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, एक स्टेटस दिया जाए। और जानते हैं कि एक तरह से ये शेड्यूल एरिया है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पर जो जितने भी लोग रहते हैं, तो क्या है कि वो एक पहाड़ी क्षेत्र पूरा एरिया है, ठंडा प्रदेश, आप सभी लोग जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र है। तो उनका जो जीवन जो बोल सकते हैं, उनका रहन खाना पीना, जितना भी उनका जो होता है, वो कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो उनको एक आपको सिक्स शेड्यूल का दर्जा पर उन्होंने बात किया। सिक्स शेड्यूल पर हमने बात चर्चा भी किया था। सिक्स शेड्यूल क्या होता है दोस्तों, जो छठवां सूची आपका जिसको बोलते हैं, उसमें वैसे स्टेट्स को, उस तरह के राज्य को रखा जाता है जिस राज्य में क्या होता है कि जिस राज्य में जो शेड्यूल एरियाज के लोग रहते हैं, बोल सकते हैं ट्राइबल्स
को ज़्यादा उसमें रखा जाता है। जैसे हम बात करेंगे तमाम की, जिसको त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, ये सब सारे जो स्टेट्स में कुछ बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स ही रहते हैं, मतलब कि जनजातीय लोग ही रहते हैं। तो इस तरह से लद्दाख ने कहा कि हमें भी एक स्पेशल स्टेटस, एक हमें मतलब कि स्पेशल स्टेटस तो दिया ही गया है, लेकिन हमें छठवां सूची में डाला जाए। इससे क्या होता है कि आपको बहुत सारा एक ऑटोनोमस दिया जाए। ऑटोनोमस क्या है? आपको खुद से रूल करने का, खुद से अपने ऊपर गवर्न करने का, आपको ऑटोनोमस काउंसिल बनाने का ये पूरा अधिकार आपको दिया जाएगा। तो इसलिए लद्दाख इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, आंदोलन कर रही है, और ये आंदोलन आपको अभी भी चल रहा है। तो ये न्यूज़ में बहुत दिन से, फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हर एक साल, अभी सोनम वांगचुक का जो अरेस्ट हुआ उससे ये ज़्यादा आपको सुर्खियों में आपको ज़्यादा आ गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्स शेड्यूल, तो हमने पूरा समझ लिया सिक्स शेड्यूल का पूरा मामला क्या है। तो सिक्स शेड्यूल के बाद में गए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करें तो आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 क्लाउज 2 और 275 क्लाउज 1, तो इसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, सिक्स शेड्यूल के पूरे एरियाज के बारे में। ये किसको अप्लाई, कौन कौन सा राज्य में अप्लाई होता है? तो आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इसलिए बोले आप इसे तमाम से याद रखिएगा। तो इससे आपको यहाँ पर पूरा होगा त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और मिजोरम। मणिपुर मतलब इसमें नहीं लगा दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट मणिपुर में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा और असम है। इसका पर्पज क्या है, एम क्या है, जो हमने बात किया कि ये ट्राइबल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करना, बचाव करना थ्रू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स दैट एंजॉयज लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। जैसे क्या होता है कि जो हम लोग पंचायती राज हो गया, या बोल सकते हैं स्टेट का लेजिस्लेचर देख लीजिए, तो क्या होता है कि आपके पास अपना एक जो विधायक होते हैं, अपने जो विधान परिषद पूरा होता है, तो आपका एक अपना सरकार होता है, तो आप उस तरह से फाइनेंशियल पावर भी आपको दिया जाता है, इकोनॉमिक पावर जो बोल सकते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पावर पूरा दिया जाता है, किस तरह से आपको गवर्न करना है लोगों पर, किस तरह से आपको शासन नहीं बोल सकते, मतलब किस तरह से लोगों को गवर्न करना है, किस तरह से एडमिनिस्टर करना है। प्लस अगर देख सकते हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव किस तरह से आपको नियम, अधिनियम बनाना है। तो ये सब क्या होता है कि जब आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का दर्जा देते हैं, सिक्स शेड्यूल का दर्जा देते हैं, तो उसके पास भी क्या होता है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन, तो वहाँ पर एक अपना सरकार बनता है उन लोगों का। वो लोग खुद अपना नियम बनाते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से। उसी हिसाब से वो लोग टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। और जो बाहरी लोग होते हैं, वो जब जंगल में किसी तरह का कोई माइनिंग करते हैं, या किसी तरह का जो प्रोडक्ट्स को लोग खरीदते हैं, या कोई प्रोडक्ट्स पर जब वो अपना कंट्रोल जाना जाते हैं, तो उससे वो लोग क्या करते हैं, आपको बचाव करते हैं, और उस पर टैक्स भी उन लोगों से द्वारा लिया जाता है। अगर माइनिंग भी कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई प्रोडक्ट भी आप वहाँ से ले रहे हैं, जंगल जो रीजन है पूरा, वो ट्राइबल का जो एरिया है, तो परमिशन आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो हेड है, जो वहाँ के हेड हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दोस्तों होता क्या है? ये इम्पावर करता है मेक लॉज ऑन लैंड, जंगल, जमीन और जल। जो कि ट्राइबल का एरिया का प्रोटेस्ट में, आंदोलन में यही डिमांड होता है, जंगल, जमीन और जल, यही हमारा संरक्षण है। इसी को लेकर वो बहुत सारा विवाद भी होता है। एग्रीकल्चर को लेकर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये अपना नियम कानून बना सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, टैक्स भी आपको लगा सकते हैं इस पर, लोकल रिसोर्सेज पर, कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके उनके उन लोगों के पास एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है, इलेक्टेड काउंसिल्स के बजटरी कंट्रोल भी होता है, किस तरह से वो बजट को पेश कर सकते हैं अपने एरिया में। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है, जो कि लद्दाख अभी डिमांड कर रहा है। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। लेजिस्लेचर इसके पास यहाँ पर नहीं है, जो कि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी 2019 में बना था, हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। अब आर्गूमेंट्स देखें तो ये मतलब मेंस का टॉपिक हो जाता है, ये सब पूरा लिखा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख सकते हैं कि आर्गूमेंट्स क्या है फेवर में और क्या अगेंस्ट में, क्या प्रोस कॉन्स इसके पीछे है। तो ट्राइबल प्रोटेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। 90% जो लद्दाख का पॉपुलेशन है दोस्तों, वो ट्राइबल है, शेड्यूल्ड के ट्राइब का कैटेगरी है, जहाँ पर क्या होगा, उसके उनके लैंड, कल्चर, ये सब सारा मतलब कि बचाव होगा। जो बाहर का इंक्रोचमेंट्स है, जो लोग बाहर से जाकर लोग उस चीज़ पर कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को वहाँ पर मतलब बोल सकते हैं कि आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो उससे बचाव के लिए ये चीज़ अच्छा है कि हम सिक्स शेड्यूल में उसे ऐड कर दें। डेमोक्रेटिक डेफिसिट की बात करें यहाँ पर, तो यूटी स्टेटस जो लद्दाख को जो यहाँ पर मिला है, तो उसने अपना लेजिस्लेटिव असेंबली खो दिया, पॉलिटिकल वॉइस खो दिया, जो कि आपको सिक्स शेड्यूल मिलने के बाद उससे ये चीज़ आपको सेल्फ गवर्नेंस का पावर मिलेगा। लैंड एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मिलेगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया कि जॉब्स किसी तरह का अगर वहाँ पर हो रहा है तो सबसे पहले ट्राइबल्स के लोग हैं, लद्दाख के जो लोग हैं, उनको दिया जाएगा। कल्चरल इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी, अभी क्या हो रहा है कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो लिथियम का जो प्रोडक्शन है, या बोल सकते हैं लिथियम का माइनिंग के लिए बात किया जा रहा है लद्दाख में, तो अब लद्दाख एक बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, मतलब कि वहाँ पर जो बर्फ है,
अभी जानते हैं कि वैसे भी क्लाइमेट चेंज के असर से या बोल सकते हैं जलवायु परिवर्तन के असर से क्या हो रहा है कि बहुत सारा बर्फ गलने शुरू हो गया है। तो मतलब कि आजकल देखेंगे जो कभी भी बाढ़ आ जाता है, फ्लैश फ्लड का कारण देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कभी भी मतलब जो एप्लेंची माउंटेन सब है वो सब कभी भी गिरने लगता है, भूस्खलन हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है कि वहाँ के लोग डर रहे हैं कि इस तरह का अगर वहाँ कोई तो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा अगर वहाँ पर रखा गया, किसी तरह का कोई फैक्ट्री सेटअप किया गया या कोई माइनिंग करा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, एक पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको लेकर वहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को लेकर वो सब ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखा, जैसे यहाँ बताया जाता है कि स्मॉलर स्टेट जैसे मिजोरम मेघालय क्या है कि अपना इफेक्टिवली शेड्यूल एरिया के अंदर काम कर रही है, उसी तरह से लद्दाख भी चाहता है कि हमें ये चीज़ मिल जाएगा तो हमें क्या होंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कि बताया गया। ये ज़्यादा हमारे लिए उतना ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप मेंस तरह का लिख रहे हैं तो इस सबको आप देख सकते हैं। अगला देखें हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। तो ये भी न्यूज़ में था दोस्तों, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में, जिसमें ये बताया जाता था कोई कोई मेंबर्स इसमें शामिल थे, बहुत सारे मेंबर्स इसमें नहीं थे, इसको बनाया गया पार्लियामेंट्री। ये चीज़ होता क्या है, ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर बात करें पार्लियामेंट्री कमिटी यहाँ पर होता क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटी या स्मॉलर वर्किंग ग्रुप्स होता है एमपीज का, जो कि बहुत बोथ हाउसेज मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा से ये बनाया जाता है। वो ऑपरेट करते हैं कंटिन्यूसली, लिमिटेड सेशंस भी उनका अपना अलग होता है, परफॉर्म अपना डिटेल स्क्रूटनी लेजिस्लेशन बजटरी, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एक अलग ही संसद होता है जिसमें कि लोग अपना पूरे तरीके से बजट का डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ अलग से नियम कानून ये सारा चीज़ ला रहे हैं, उस पर स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। ये कमिटी जो ये नियम कानून लागू नहीं कर सकते, लेकिन ये उस चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं। तो अगर देखें तो दो तरह का कमिटी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया, स्टैंडिंग कमिटी, एक एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमिटी जो दोस्तों होता है ये परमानेंट होता है, लेकिन एडहॉक होता है, जैसे एडहॉक टीचर, एडहॉक गेस्ट, आप टीचर आपने सुना होगा, तो वैसे एडहॉक कमेटी होता है जो टेम्पररी होता है, किसी भी तरह का, जैसे कोई भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, सेलेक्ट कमेटी हो गया, स्पेसिफिक बिल्स पर लेकर किसी चीज़ पर चर्चा करना है, जैसे आज के समय में जो एसआईआर हो गया उस पर आपको चर्चा करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया, या किसी तरह का जैसे वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उसको कोई कमेटी है बना दिया जाए, उस पर चर्चा किया जाए, 6 महीना साल भर रहा फिर खत्म हो गया, 2 महीना रहा, मतलब कि एक टाइम पीरियड होता है, टेम्पररी होता है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है परमानेंट होता है, साल भर 2 साल भर इसका पूरा रहता है, जैसे डीआर, जैसे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो गया, एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, तो ये सब क्या है, कमेटी का पार्ट है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी मतलब सभी लोग जानते हैं इसका क्या पॉलिसी है, क्या वे फॉरवर्ड है, वो आपको ध्यान ध्यान नहीं रखना है। जो इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए, जो आपसे एसआई में, एडीओ में, बीपीएससी में ये सब में पूछा जाता है, इतना ही पूछा जाता है। बाकी आप मेंस लिखते हैं तब इस तरह का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो हमारा फोकस नहीं, हमारा फोकस है कि हम जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पर फोकस करते हुए आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, सारी जानकारी आपको दी जा रही है। अगला हमारा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में दोस्तों। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जो हमारा जो अरेस्ट का जो पूरा आर्टिकल है जिसमें अरेस्ट किया जाता है, उसी में एक प्रिवेंटिव होता है, एक आपका जो होता है, मतलब प्रिवेंटिव मीन्स क्या हो गया, मतलब पहले से आप, मतलब आपको पता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा या किसी तरह का वो बोल सकते हैं कि कोई क्राइम करेगा, तो इससे पहले आप उसको क्या करते हैं, पहले ही रोक देते हैं कि वो क्राइम नहीं कर पाए, उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। तो अभी देखेंगे जैसे सोनम वांगचुक की हमने बात किया था ना, पर सोनम वांगचुक को यहाँ प्रिवेंटिव, यहाँ पर बोल सकते हैं डिटेन कर लिया गया अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1980 में। तो ये से फिर से न्यूज़ में आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल से प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी कमिटिंग क्राइम जो कि मतलब फ्यूचर में वो करेगा, पब्लिक ऑर्डर को बचाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फॉरेन रिलेशंस। इट मेजर्स ऑफ प्रिकॉशन नॉट पनिशमेंट, ये प्रिकॉशन का, पनिशमेंट नहीं है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आप सभी लोग जानते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिकॉशन के लिए, मतलब वो आगे जाके किसी तरह का क्राइम नहीं कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे प्रिवेंट कर लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं, मतलब कि हाउस अरेस्ट कर लिए या कहीं पर अलग एक जगह में या जेल में ही रख देते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का एक सजा नहीं देते हैं, उसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए इसके इसके बारे में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी चर्चा किया गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 22, जो हमारा राइट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन वाला चीज, आर्टिकल 22 जो 20 में है, 22 में तो आप जानते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लिया गया है। तो जो 22 क्लॉज 3 और 7 में यहाँ दिया गया, परमिट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड लेस डाउन प्रोसीजरल सेफगार्ड, तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर है, जितने भी नियम कानून है, वो सारा चीज़ बताया गया। इसमें यह भी बताया गया कि पर्सन कैन बी डिटेन अप टू 3 मंथ,
मतलब 3 महीना तक आप उसे डिटेन कर सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी परमिशन के, उसको बिना बताए हुए भी, विदाउट एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। और ये डिटेंशन को आप अप्रूव आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसमें हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के ये सारे जज उसमें होते हैं। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अपना एक पावर होता है, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को, लॉ को क्या कर सकता है, वो बना सकता है, डिफेंस को लेकर, फॉरेन अफेयर्स को लेकर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को लेकर। स्टेट के पास भी होता है, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों के पास भी होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का अपना लॉ बना सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर को लेकर, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई, इसेंशियल सर्विस को लेकर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 22 में ये चीज़ आपको बताया गया है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट था, ये सब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी 1980 में, अनलॉफुल और एक्टिविटी जिसको यूएपीए बोलता है, प्रिवेंशन एक्ट 1967 और पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये सब सर्टेन बहुत सारे स्टेट में बनाया गया है, इसको लागू भी किया जाता है। तो नेशनल सिक्योरिटी से बचता है, पब्लिक ऑर्डर का मेंटेन होता है, प्रिवेंटिव मेजर होता है, प्यूनिटिव नहीं है, किस तरह का पनिशमेंट एक तरह से नहीं है, लेकिन पनिशमेंट ही, आप हाउस अरेस्ट कर इसको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं 3-3 महीना तो क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर इसमें इशू भी क्या है, फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिससे आप आर्टिकल 21 में क्या, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप मतलब उसको सही से जीने नहीं दे रहे हैं, खुले में उसको आप जाने नहीं दे रहे हैं, मतलब कि खुले वातावरण आप बोल सकते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने दे, क्या है कि मतलब उसका एक मूवमेंट को आप रोक रहे हैं, फ्रीडम्स को रोक रहे हैं, उसके राइट स्पीच को रोक रहे हैं। वेग है, किसी तरह का पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी में उस तरह का डिफाइन नहीं किया गया है, जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेशंस है, कोई जुडिशियल रिव्यू उतना जल्दी नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बहुत सारा केस भी हुआ था उसको लेकर, जो जुरिस्प्रूडेंस को लेकर, जैसे एक गोपालन केस हुआ था 1950 में, मेनका गांधी का केस हुआ था, जिसमें बताया गया था कि रीजनेबल आपका रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, तभी जाकर आप डिटेन कर सकते हैं किसी पर्सन को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखा, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि लिबर्टी आपका क्या होता है, रूल होना चाहिए, और डिटेंशन आपका एक्सेप्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी केस में किसी को घर से उठा लिए, किसी को मतलब बोल सकते हैं अरेस्ट कर लिए, कोई भी कुछ हुआ नहीं, आपको एक हमारा जो सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, समझे ना, रिट्रीब्यूटिव सिस्टम नहीं है कि पनिशमेंट ही आपको देना, रिफॉर्म करना, लोगों को मतलब कि जागरूक करना, लोगों को समझाना है। ये नहीं कि आप कोई किसी तरह का क्राइम हो रहा है, या किसी तरह का पेटी थिप्स भी हो रहा है, थेफ्ट भी हो रहा है, या कोई भी चोरी वोरी हो रहा था, आप तुरंत उसको जेल में डाल दिया और कड़ा से कड़ा सजा, नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दे दी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टी आपका क्या होना चाहिए, एक मतलब रूल होना चाहिए, और जो आपका डिटेंशन है वो मतलब कि आप अरेस्ट करते हैं तो वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, कभी कभी मतलब रेयर केस में आप मतलब उससे अरेस्ट कर लिए। अगला हमारा है फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर, अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर। तो अगर यहाँ पर देखें तो फिल्म सर्टिफिकेशन न्यूज़ में था भी दोस्तों, मतलब कि कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ, वन मैन एक शो बन गया, एक बॉडी है फिल्म सर्टिफिकेशन में, कि फिल्म कोई भी जो मूवी बनता है उसको जो आप देखते हैं सीबीएफसी द्वारा, जिसको आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ही बोलते हैं, सेंसर बोर्ड ही बोलते हैं, उसके द्वारा फिल्म को आपको पास किया जाता है, तभी जाकर वो फिल्म आपको थिएटर में लागू लगता है, या आप मतलब ओटीटी सीरीज हो, कोई भी हो गया, आप उसको देख पाते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है क्या, इसको हम सेंसर बोर्ड ही बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपको सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो 1952 का 1952 का जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट है उसके तहत इसको बनाया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये क्या करता है, आपको काम करता है। ये सर्टिफाई करता है फिल्म्स को जो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, मतलब कि पब्लिक उसे देख सकती है, तब तब जब जब फिल्म का जब सर्टिफाई किया जाएगा सेंट्रल किसके द्वारा, सेंसर बोर्ड के द्वारा, तभी फिल्म पब्लिक आपको देख सकती है। सर्टिफिकेशन देखे तो ये बहुत तरह का सर्टिफिकेशन आ गया, जैसे यू आ गया, यू को क्या, तो यूनिवर्सल, मतलब सारे लोग इसको देख सकते हैं, मतलब कि बच्चा बूढ़ा जवान सभी लोग देख सकते हैं। यूए 7+ जो है दोस्तों, 13+ है और 16+, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो ये मतलब पेरेंटल गाइडेंस के अंदर ही देखा जा सकता है, स्पेसिफिक एज पर 2023 का जो रूल्स है उस पर बताया गया कि मतलब कि गार्जियन के गाइडेंस में भी देख सकते हैं इस तरह का मूवी। फिर ए से क्या, एडल्ट ओनली, जो एडल्ट भी देख सकते हैं, जो जवान लोग हैं, जो एडल्ट है उनके लिए है, उसमें ए लिखा जाता है। फिर एस हो गया, जो जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, जिसमें सेक्सुअल कंटेंट आपको ज़्यादा दिया जाता है, इस तरह का जो मूवी होता है दोस्तों उसको ए कैटेगरी दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। एस देखे तो रेस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर क्लास, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट। तो एस जो होता है दोस्तों, ये मतलब एक स्पेशल तरह के जो लोग हैं, जो बोलते हैं स्पेशल लोग क्या बोलिएगा, मतलब उस तरह के जो क्लास के लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, उस तरह का मूवी डॉक्टर्स के लिए बनाया गया, कुछ मूवी आपको साइंटिस्ट के लिए बनाया गया, तो उस तरह का आप मतलब कि मूवी बना सकते हैं जो कि एस कैटेगरी में आता है। तो इस तरह का मूवी आई थिंक मैंने भी आज तक नहीं देखा जिसमें एस कैटेगरी दिया गया, हो सकता है इस तरह का मूवी हो। फिल्म सर्टिफिकेशन एपिलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम एफ कैट बोलते हैं,
FCAT बोलते हैं, एफकैट। अर्लियर रिड्रेसल मैकेनिज्म था फिल्म मेकर्स के लिए, जो उसको एबोलिश किया 2021 में, फोर्सिंग फिल्म मेकर्स टू अप्रोच हाई कोर्ट डायरेक्टली अगेंस्ट CFC डिसीजन। अब क्या होता है कि बहुत सारे सेंसर बोर्ड में कोई फिल्म को पारित नहीं किया था, कोई फिल्म को पास नहीं किया था, नहीं, ये फिल्म में किसी तरह का खामियां है या पब्लिक पर, जैसे क्या कोई बोल सकते हैं पब्लिक को आउटरीच कर सकती है, मतलब बोल सकते हैं एक धर्म, बोल सकते हैं कि धर्म के खिलाफ लड़ा सकती है। होता है ना, बहुत सारा मूवी होता है जो कम्युनल वायलेंस को प्रमोट कर देता है, या बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं हिंसा होता है। तो उस तरह के बहुत सारे मूवी को, या बहुत सारा एडल्ट रिलेटेड जो मूवी होता है जिसमें सेक्सुअल कंटेंट, गाली गलौज ज़्यादा होता है, तो उस तरह के मूवी को जब बैन किया जाता था, पहले क्या होता था कि एफकेट, फिल्म सर्टिफिकेट एपीलेट ट्रिब्यूनल था, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी था जो मतलब कोर्ट की तरह काम करता है। तो लोग वहाँ पर हीरो, मतलब जो डायरेक्टर थे वो जाते थे उस पर, मतलब अपना सुनवाई वहीं पर होता था कि हाँ फिल्म में क्या आपका खामियां हैं, क्या आपको सही करना नहीं करना। लेकिन उसको क्या किया गया, 2021 में बंद कर दिया, खत्म कर दिया। आप जो, आपको किसी तरह का अगर फिल्म आपका बैन कर दिया जाता है तो आप डायरेक्ट आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो ये समस्या अभी इन लोगों के साथ, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ आपको हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर देखे, जो CBFC का जो स्ट्रक्चर है पूरा, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन का, तो उसमें चेयरमैन एक होता है, एक नॉन ऑफिशियल आपको मेंबर्स भी होता है। चेयरमैन और द मेंबर्स जो इलेक्ट हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। हेड क्वार्टर्स क्या है, मुंबई में है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है, पूरा सिटी है वो। 9 रीजनल ऑफिस भी है, जिसका मतलब कि फिल्म एग्जामिनेशन एडवाइजरी पैनल के द्वारा बनाया जाता है। मेंबर्स ऑफ एडवाइजरी पैनल्स आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के लिए मेंबर्स अपॉइंट करता है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा भागीदारी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें भागीदारी नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नो, मेंबर्स आर ओनली अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इन द माइंड। नाउ मूव फॉरवर्ड। अगर यहाँ पर देखें तो फिल्म क्या एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बता सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 की बात करें तो उसमें 19 क्लॉज 1 की बात करते हैं, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इसमें ये नहीं आता कि आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सिर्फ बोलने का फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या होता है, आप किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, किसी मतलब कि किसी का चित्रण कर रहे हैं, कोई फिल्म आप दिखा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक्सप्रेशन को आप दिखा रहे हैं। आप कोई मतलब कि स्पीच दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक्सप्रेशन को आप दिखा रहे हैं। तो इसमें भी क्या था, फिल्म ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन बोथ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अंदर ये प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये क्या करता है, इसके पास कल्चर पावर होता है, आइडिया को इन्फ्लुएंस करता है, स्टीरियोटाइप्स को क्या करते हैं, चैलेंज करता है। जैसे अभी बहुत सारा मूवी, फूले मूवी आया, तो ये सब क्या है, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है कि जो मतलब रूढ़िवादी जो सोच है, रूढ़िवादी जो समाज आज भी चल रहा है, उस चीज़ को चैलेंज कर उसको दिखाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है उस तरह के मूवी से। तो ये सब मूवी का एक पार्ट होता है। बहुत सारा मूवी आज के समय में वायलेंस को दिखाता है, जिससे बहुत सारे जो युवा वर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर। तो वो वही राह को फॉलो करते हैं। इसलिए दोस्तों, समाज कल्चर को, या बोलता मूवी को, एक समाज का आईना बोला जाता है, मिरर ऑफ, जो हमारा जो जितना फिल्म्स होता है, जितना मूवीज होता है, एक मिरर होता है समाज का। लेकिन उस चीज़ को आज के समय मिरर नहीं बता सकते, क्योंकि आज समाज इतना भी ज़्यादा दूषित, या इतना ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं उतना ज़्यादा क्राइम जो मूवी में दिखाया जाता है, उतना ज़्यादा जो वायलेंस दिखाया जाता है, हिंसा दिखाया जाता है, वो मूवी को चलाने के लिए इस तरह के दिखाया जाता है। जिससे क्या हो रहा है, आज के जो युवा वर्ग है, आज के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिंसा, मतलब कि उनके दिमाग में वो बैठ रहा है, तो वो हिंसक हो जा रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, वो इंटॉलरेंट हो जा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ को सह नहीं पाते हैं, सहन उन शक्ति उनका खत्म हो गया, सोचने का शक्ति उनका खत्म हो गया। जैसे आज के समय OTT सीरीज है, वो फिल्म सर्टिफिकेशन के अंदर नहीं आता दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसमें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के तहत, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि आप सेल्फ उसको रेगुलेट कीजिए, लेकिन वो चीज़ होता नहीं। तो गवर्नमेंट को वो चीज़ लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे OTT सीरीज में इस तरह का जो आप बोल सकते हैं कि ऐसा चीज़ को दिखाया जाता है, वायलेंस को, हिंसा को दिखाया जाता है, उत्पीड़न को दिखाया जाता है, समाज में जो ये चीज़ें होती है, गाली गलौज तो इतना ज़्यादा भर कर होता है। आप देखे होंगे बहुत सारा सीरीज आपने देखा होगा, खासकर मिर्जापुर जो पहले शुरू हुआ था, कितना गाली गलौज था। तो ये क्या हो रहा है कि आज के जो युवा वर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं, समाज प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जो आज का जो जो आज का जो बच्चा है वही आगे का भविष्य है। जो जो बचपन है ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन बोला जाता है ना, तो बच्चे ही कल के भविष्य हैं।
तो वो भविष्य जब खराब हो जाएंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो समाज को किसी भी दूषित करना, खराब करना, तो आप क्या कीजिए, समाज की सोच को गंदा कर दीजिए। तो इसी से ये हो रहा है आज के समय में। तो ये चीज़ को आपको करना है, ये समाज का भी अपना भागीदारी है कि वो भी इस चीज़ को सही करे। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सरकार आप हर एक जगह आपके घर घर में जाके सबको सही नहीं कर सकती है। आपको खुद अपने मतलब जो बच्चे हैं, जो अभिभावकगण हैं, उनको ये चीज़ आपको ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चे को लेकर, अपने पूरे समाज को लेकर, आप जहाँ रहते हैं सोसाइटी को लेकर, कि वहाँ पर इस तरह का कोई चीज़ आपको नहीं होना चाहिए। मतलब कि लोगों को आप जागरूक करें, क्योंकि पढ़े लिखे समाज से आप आते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस तरह के लोगों को जागरूक करें। तो ये आपका एक कर्तव्य होता है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल 51A में दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। फिर अगर देखें यहाँ पर, तो रेगुलेशंस इंडिया में बहुत सारे रूल्स से होता है। ये रूल्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत सारे मतलब कि इससे केस भी हुआ है, बहुत सारे मतलब जजमेंट भी है, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है। अगला हमारा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है कि मतलब जैसे डिस्प्यूट जो मतलब किसी तरह का विवाद हो जाता है, तो आप क्या होते हैं, सीधे कोर्ट में जाते हैं, वहाँ केस कर देते हैं। लेकिन अभी देखिए, तो अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म में क्या होता है कि मतलब कोर्ट में नहीं जाना, आपको कोर्ट से बाहर ही अपना डिस्प्यूट को, अपना विवाद को आपको क्या करना है, खत्म कर लेना है, समाप्त कर लेना है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन ने पहले से ही क्या था, ये आपको इथॉस में है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो जैसे जुडिशियल पेंडेंसी, इसकी बात इसलिए की गई क्योंकि अब इस समय में जो कोर्ट में हमारा क्या हो रहा है, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर जुडिशियल पेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जुडिशियल पेंडेंसी हो गया कि मतलब केस का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, मतलब करोड़ों में केस है, ऐसा नहीं 1-2 करोड़, 5-5 करोड़ केस है दोस्तों, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो अकॉर्डिंग टू द नेशनल जो जुडिशियल डाटा ग्रिड की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ जो पेंडिंग केस है, जिस पर अभी तक कोई तरह का सुनवाई नहीं हुआ है, वो 4 करोड़, मतलब यहाँ देख सकते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,57,96,239, मतलब लगभग 5 करोड़ केस दोस्तों पेंडिंग है पूरे भारत में। इन द सुप्रीम कोर्ट द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 81,768 केस आपको पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स में देखें तो 62.9 लाख, मतलब 62 लाख केस पेंडिंग है। बाकी लोअर कोर्ट्स में तो समझ ही सकते हैं कितना करोड़ों में पेंडिंग है। इसलिए एडीआर की चर्चा की गई है। तो एडीआर क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये मेथड्स होता है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट थ्रू प्रोसेस लाइक जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, मेडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, निगोसिएशन हो गया, लोक अदालत हो गया। जैसे गांव सब में देखते हैं लोक अदालत हो गया, जो न्याय पंचायत होता है, जो सरपंच आपस में बैठ के जो लोगों का जो समस्या को हल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये सब मतलब छोटी छोटी जो समस्या होती है, वो लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी को अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आपको बोला जाता है। ADR seeks to provide faster, participatory और less adversarial means of achieving justice compared to formal courts। अब फॉर्मल कोर्ट ट्रायल्स में क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ केस कर देते हैं, इसका जो मतलब कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि आपको जाने आने का जो खर्चा, आपने काम आपने हर जा किया वो अलग है, प्लस आप जो मेंटल एक जो एक्सर्जेशन होता है, या बोल सकते हैं एक्सर्शन होता है, या बोल सकते हैं प्रेशर, आपको इतना टेंशन होता है, अलग है। फिर केस आप हार गए, जीत गए, उसको लेकर पैसा तो खर्च जो होता है सो होता ही है, प्लस पूरा जो सिस्टम, फैमिली सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाता है। मतलब पूरा लोगों का जो कमाई है वो पूरा चल जाता है, और मतलब जो घर के जो सदस्य हैं वो भी कुछ, बाल बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये केस का जो चक्कर है दोस्तों बहुत खराब होता है। तो ये चीज़ मतलब इसको बचने के लिए आपको इस तरह के, लेकिन लोग मानते नहीं इस तरह की चीज़ों को, एडीआर की तरफ जाते नहीं, वो चाहते नहीं देख लेंगे कोर्टे में, देख लेंगे, तो कोर्ट में देखते रहिए, उसका भी जीवन बर्बाद, आपका भी जीवन बर्बाद, भागते दौड़ते रहिए। कस्टोडियल और लीगल बेसिस देखे, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेसिस का क्या है दोस्तों यहाँ पर। तो जो हमारा आर्टिकल 39A है, जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी के अंदर हम बात करते हैं आर्टिकल 39A में, जो कि आपको आई थिंक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट ऐड किया गया था। तो इसमें क्या करता है कि स्टेट के पास एक मैंडेट्स होता है, स्टेट को क्या करना चाहिए कि इक्वल एक्सेस टू जस्टिस सबको मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, लीगल एड फ्री में मिलना चाहिए, जो कि एडीआर का ये फाउंडेशन है। इसलिए स्टेट द्वारा ये बहुत सारा आपको सिस्टम चलाया गया, बहुत सारा बोल सकते हैं इस तरह का जो जागरूक जो कार्यक्रम है या कैंपेन चलाया जाता है। सेक्शन 89 जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, सीआरपीसी की बात करें 1988 में, तो कोर्ट्स को रेफर करता है अथोराइज कोर्ट्स टू डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। कोर्ट्स को ही बताया था कि आप भी इस तरह का लोक अदालत, कंसिलेशन, इस तरह का सेटलमेंट आप बनाएं, जिससे लोगों को क्या करना पड़े, किस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी तरह से नालसा, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सब सारा चीज़ बनाया गया है, जो कि लोक अदालत को गवर्न करता है। परमानेंट ई लोक अदालत, कमर्शियल कोर्ट्स हो गया, जैसे इंस्टीट्यूशन जो कि कमर्शियल सूट, किसी तरह का कमर्शियल ट्रेड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो आप कोर्ट में जाएगा तो आपका बिजनेस फंस जाएगा,
मतलब इससे अच्छा है कि आप किसी तरह का कॉमर्शियल कोर्स में जाइए, जहाँ पर आप जैसे फैमिली कोर्स हो गया, कॉमर्शियल कोर्स हो गया। तो ये सब में क्या होता है कि आपका जो आर्बिट्रेशन है, जो आपका हम बोल सकते हैं कि जो पेंडेंसी है, जो मतलब जुडिशियल जुडिशियल जो पेंडेंसी है वो घटता है, प्लस आपका जो केस जल्दी से निपटारा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसके बारे में था। चलिए अगला देखें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के बारे में। दोस्तों ईडी बहुत है, अभी देश में ईडी के जो नियम है वो बहुत चल रहा है, तो ध्यान रखेंगे ईडी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ईडी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्लास हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ईडी और फेडरलिज्म की अगर बात करें दोस्तों, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, इसका फुल फॉर्म जो ईडी की देखें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये जो बॉडी है, ये न्यूज़ में इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो स्टेट इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो प्रोब था मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगेंस्ट द तमिलनाडु मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिकर स्कैम में, तो उसको यहाँ पर अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स था उसको मतलब कि बंद किया गया, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ईडी होता क्या है। ईडी क्या है, बहुत सारे लोग ईडी ईडी सुनते रहते हैं। आज के समय बिहार में भी जो इलेक्शन हो रहा है तो उसमें भी लोग बढ़ चढ़ कर तो भाग ले ही रहे, आप भी भाग लीजिए, हिसाब से वोट वोट कीजिए। मतलब कि शिक्षा रोजगार और ध्यान में रखते हुए शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि यही सब सुविधाएं आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आप कुछ अच्छा कर पाते हैं समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि आप अगर अशिक्षित हैं, आपको सही से रोजगार नहीं मिल पाया है, सही से आप स्वास्थ्य सेवा आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या फंस जाते हैं अपने ही मतलब पूरा एक जंजाल में, पूरा एक जाल में, और उसी से आप लड़ते लड़ते आपका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे तभी जाकर आप देखेंगे केरला का जो स्थिति है, जो केरला जो इरेडिकेशन प्रोग्राम में अभी फर्स्ट आया, मतलब पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया, वहाँ पॉवर्टी अब 0% होने वाला है। अभी मतलब उसका न्यूज़ भी आया था। तो वहाँ पर क्या है कि लोकल जो लोग हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स है, जो गवर्नमेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा मदद की है लोगों को, मतलब लोगों को जा जा कर उसे मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठाई है, उसे रोजगार दिया गया है, उसे स्वास्थ्य सेवा दिया गया है, फैमिली का पूरा एक जो भार है वो सरकार ने उठाया है, तभी जाकर वो समाज आगे बढ़ा है। तो ये मतलब ग्रास रूट लेवल से ही आपको मतलब कि ज़मीनी स्तर से ये काम करना पड़ता है, तभी जाकर कोई भी एक दिन का वो बात नहीं होता है। तो केरला आज से नहीं दोस्तों, बहुत दिन से इस चीज़ पर है। तो और ये साउथ स्टेट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये समाज के जब लोग डेवलप होते हैं तभी जाकर एक राज्य डेवलप होता है, एक राज्य आगे बढ़ता है, तभी जाकर एक आपका देश आगे बढ़ता है। तो इस तरह से आप उस चीज़ को सोचकर आप वोट दीजिए, ये आपका मतलब अधिकार है। इस अधिकार को आप पूरी तरीके से पूरा भागीदारी के साथ पूरा सुनिश्चित कीजिए, पूरा मतलब वोटिंग कीजिए। चलिए ईडी के बारे में देखें तो ईडी बिहार में बहुत चर्चा रहता है, ईडी ईडी को लेकर। तो स्टैट्यूटरी बॉडी देखें, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नियम के हिसाब से इसे बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सबसे पहले इसको आप ध्यान रखेंगे 1956 में 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, गठन किया गया था। किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये चीज़ प्लस आपको ध्यान रखना है। और देखें तो यहाँ पर इट इन्फोर्सेज लॉ, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड फॉरेन एक्सचेंज जो वायलेशंस है उसको ये क्या करता है पूरा, मतलब कि एक लॉ है जो इन्फोर्स करता है इस चीज़ को। कोई तरह का अगर बोल सकते हैं करप्शन या किसी चीज़ में आप केस में फंस रहे हैं तो ईडी के तहत ये वो आता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर, कोई भी मतलब फॉरेन एक्सचेंज को लेकर। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है 2002, इसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को केस को लेकर। फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है फेमा 1990, इसको भी यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है, मतलब इसके द्वारा भी यहाँ पर आपको जांच पड़ताल किया जाएगा। ये फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, ये ट्रांजिशंस को लेकर ये पूरा नियम बनाया गया था। फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो FEO 2018 है, ये क्या करता है, एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर लेती है, कब्जा में पूरा ले लेती है, जो कि प्रोसिक्यूशन और सीरियस फाइनेंशियल क्राइम से लेकर वो भाग गया भगौड़ा जिसको घोषित किया जाता है, जैसे मेहुल चौकसी की आप बात कर सकते हैं, बहुत सारा जो नीरव मोदी हो गया, ये सब पर ये सब सारा चीज़ लगता है अभी। फिर अगर ईडी की पावर देखें तो ये क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है, सीजर भी सीज कर सकती है पूरा प्रॉपर्टी को, अरेस्ट भी कर सकती है PMLA के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। फिर ये प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, जो कि आपको क्राइम का पूरा मतलब प्रोसीड्स बोल सकते हैं उसको। ये फाइल भी इन फाइल्स इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स आपका जो FIR एक तरह से ईडी का वो आपको फाइल कर सकती है, जो पुलिस का FIR होता है उसी की तरह होता है। थ्रो नॉट बाउंड टू शेयर देम विथ एक्यूज, अब क्या करती है, अरेस्ट जब ये आप केस फाइल करेगी तो आपको ये बताना जरूरी नहीं है। पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है, आपको बताती है ना आप किस लिए आपको अरेस्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर ये इन्फोर्समेंट डायरेक्ट आपको नहीं बता सकती है, ये भी नियम है।
ऑपरेट्स विथ नेशन वाइड जुरिस्डिक्शन। तो नेशन वाइड का जुरिस्डिक्शन ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का ये चीज होता है ईडी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ओवर ओवरलैपिंग विथ स्टेट पुलिस एंड अदर सेंट्रल एजेंसीज लाइक सीबीआई और एनआईए, इसके साथ भी ओवरलैप कर जाती है, मिलकर भी काम होता है। तो कंसर्न है बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है स्टेट जुरिस्डिक्शन पर, वीक अकाउंटेबिलिटी, ऑपेक लॉ, कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, बहुत सारे लोगों को तो अरेस्ट कर लेती है, बाद में पता चलता है कुछ मिला ही नहीं। ये सब चीज़ आपको देखने को मिलता है। जैसे विजय मदन लाल चौधरी यूनियन देखे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के अंदर ईजी मतलब ईडी अरेस्ट कर सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला देखें यहाँ पर हम सीबीआई के बारे में, तो वो सीबीआई है वो भी मतलब एक बोल सकते हैं कि एक बॉडी है जो कि मतलब बोल सकते हैं ना स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक स्पेशल टीम, एक बोल सकते हैं स्पेशल बॉडी है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि सीबीआई इम्पोर्टेंट हमारे लिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है सीबीआई में, क्या मतलब न्यूज़ में था ये तो छोड़िए, आप पहले सीबीआई को पढ़िए क्या चीज़ है। तो सीबीआई, इसको फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये नोट याद रखेंगे। ये 1963 में एस्टेब्लिश हुआ था, रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। अगर देखें तो ये संथानम जो कमेटी था प्रिवेंशन ऑन करप्शन पर, जो करप्शन के प्रिवेंशन के लिए एक संथानम कमेटी को यहाँ पर बनाया गया था, उस कमिटी ने रिकमेंड किया था इस बॉडी को बनाना, इस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1962 में। ये आपको पावर जो डिराइव करती है, इन्वेस्टिगेशन पावर, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के 1946 के तहत इसको पावर मिलता है कि ये करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बहुत सारे ऑफेंसेस को आप जानते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट भी सीबीआई को बुलाती है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर देता है या हाई कोर्ट, तो सीबीआई जाकर वहाँ काम करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना पड़ता है बहुत केस में। सीबीआई फंक्शन अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंदर ये काम करती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इस्टेब्लिश तो होम अफेयर्स के द्वारा किया गया था उसके अंदर में, लेकिन काम करती है आपको डीओपीटी के अंदर। डायरेक्टर देख लें यहाँ पर सीबीआई का, ये आपको हाई लेवल कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि आपको या उनके द्वारा नॉमिनेटेड जो नॉमिनी होते हैं उनके द्वारा, तो ये 3 मेंबर के द्वारा अपॉइंट किया था, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डिवीजन देखिए कौन कौन, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, एंटी करप्शन इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल क्राइम डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब सारा डिवीजन होता है जिसके अंदर ये काम करती है, आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें देखिए जुरिस्डिक्शन के बारे में, तो सीबीआई क्या कर सकती है, उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो स्टेट का कंसेंट, ये नहीं कि किसी भी स्टेट में, जैसे नेशनल बॉडी तो नहीं है तो किसी भी स्टेट में जैसे ईडी देखे वो कहीं भी घुस सकती है, लेकिन ये नहीं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ परमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक केस है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अगर कहा गया है तो वो बिना परमिशन के वहाँ जाकर आपको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। कंसेंट देखिए 2 टाइप्स का, जनरल कंसेंट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल पंजाब में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ने कहा कि फेडरलिज्म कंसर्न्स को लेकर कि मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए कि स्टेट में घुस जाती है, काम करती है। स्पेसिफिक कंसर्न क्या है, केस बाय केस बेसिस पर इसे आपको बताया जाता है। ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है कि कब फॉर्मेशन हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों ये हमने क्या किया, बात किया किसके बारे में, यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स कहाँ से मिल जाएगा, जो कि हमारा चैनल है, कौन सा है, या जो स्काई अकेडमी 360 जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा, जो कि करंट अफेयर्स हम लोग क्या करें, पूरी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, उसको आपको बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। तो डिटेल में बता रहे हैं तो इसका मतलब ये भी मत समझिएगा कि ये अलग कोर्स का हो गया, बीपीएससी यूपीएससी नहीं दोस्तों, ये आपको एसआई में भी अगर क्वेश्चन आपसे कहीं से पूछा जाता है, कोई भी एक्ट को लेकर, कोई भी किसी चीज़ को लेकर, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये हमारा जो बोल सकते हैं आज का पूरा कोर्स था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अब तक बने रहिए स्काई अकेडमी 360 के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।